आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी 3.0 का पहला बजट 48 लाख करोड़ से बड़ा बही खाता। बिहार में 59,000 करोड़ से ज्यादा की स्पेशल बहार और चंद्रबाबू को 15,000 करोड़ की अमरावती सौगात। दोषी को क्या मजबूती, वाकई में बजट देगा। वहीं कृषि के लिए 21.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी और एजुकेशन में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। क्या सच में युवा और किसान को लुभा पाए हैं? हम आपको बजट पाठशाला में पूरा सच बताएंगे। क्या 151 लाख करोड़ के कर्जे के साथ हर 1 रुपए कमाने के बाद 19 पैसे ब्याज के रूप में चुकाने के साथ क्या बजट को धरातल पर उतारा जा सकता है? यकीनन ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जो नई टैक्स स्लैब बनाई गई है उसमें कैसे 7 लाख तक आपको एक पैसा भी टैक्स के तौर पर देने की जरूरत नहीं है। और यह कैसे होगा यह भी आपको बताएं। आपको पूरे बजट का लेखा जोखा पेश करते हुए आपके लिए बजट पाठशाला लगाएंगे। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की एक ठोस नींव रखेगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है। उसके बाद उसको डिकोड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बात मंत्रालयों की। कैसे जो 48 लाख करोड़ रुपए बांटा गया है वो कैसे बांटा गया, जरा देखिए, रोकिए इसको। वित्त मंत्रालय को 18,58,158 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। रक्षा मंत्रालय को 6,21,940 लाख करोड़। सड़क के लिए 2,78,000 करोड़। रेल के लिए 2,55,393 करोड़। उपभोक्ता के लिए 2,23,323 करोड़। गृह विभाग के लिए 2,19,643 करोड़, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1,80,233 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए 1,68,499 करोड़ दिए गए हैं। आगे चलिए जरा बाकी किस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है, किस मंत्रालय को कितना दिया गया है, यह भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो 48 लाख करोड़ रुपए जो बटा है वो कैसे बटा है वो जरा आपको समझने की जरूरत है कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया। संचार को 1,37,293 करोड़। कृषि को 1,32,469 करोड़। शिक्षा को 1,20,627 करोड़। जल शक्ति मंत्रालय को 98,713 करोड़, जबकि चिकित्सा को 90,958 करोड़। शहरी विकास मंत्रालय को 82,576 करोड़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,92 करोड़। और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग को 24,968 करोड़ के आसपास दिया गया है। कुछ और मंत्रालयों का जिक्र करते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। उन मंत्रालयों के अंदर कितना बजट अलॉट किया गया है इस पूरे बजट के दौरान, ये हम आपको जरा बताते हैं। उसके बाद इस पूरे बजट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, श्रम और रोजगार के लिए 22,531 करोड़ दिया गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोजगार एक बड़ा इशू है और रोजगार के लिए 22,531 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। विदेश के लिए जो विदेश मंत्रालय है उसके लिए 22,154 करोड़, जबकि एमएसएमई सेक्टर के लिए भी 22,137 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 21,936 करोड़ रुपए, जबकि ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को इसलिए आप देखिए क्योंकि ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक ऊर्जा और एक नवीन ऊर्जा। नवीन ऊर्जा का मतलब जिस रिन्यूएबल एनर्जी का हम जिक्र करते हैं उसकी तरफ है। तो देखिए, ऊर्जा के लिए 20,502 करोड़ और नवीन ऊर्जा के लिए 19,100 करोड़, और ये लगभग आप मानकर चलिए 40,000 करोड़ के आसपास ऊर्जा के लिए दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 16,628 करोड़। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए 15,930 करोड़ रुपए बजट के अंदर अलॉट किए गए हैं।
ये हमने आपको इसलिए बताया कि जब ये कहा जाएगा कि भाई इस सेक्टर में रोजगार सर्जन होगा तो रोजगार के लिए कितना पैसा है, एजुकेशन के लिए कितना पैसा है, एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा है, डिफेंस के लिए कितना पैसा है, यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर हम एक एक सेक्टर आपको समझाएंगे कि कहां पैसा कम किया गया, कहां पैसा बढ़ाया गया। लेकिन कुछ अहम योजनाओं का जिक्र करते हैं, वो योजनाएं जो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी है। उन योजनाओं के अंदर कितना बजट इस बार अलॉट किया गया है, इसको भी जरा समझिए। शुरुआत करते हैं मनरेगा के साथ। रुकिए जरा, मनरेगा के लिए जो इस बार बजट पेश किया गया वो 86,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यानी कि मनरेगा के दौरान काम कहिए या फिर यह कहिए कि कितने लोगों को रोजगार के जरिए दाना पानी मिलेगा, वो आंकड़ा है 86,000 करोड़ का। आयुष्मान भारत के लिए 7,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और आयुष्मान भारत को लेकर राजस्थान में सवाल कई तरीके के उठते हैं कि भाई एक तरफ चिरंजीवी योजना थी जिसमें 25 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता था, आयुष्मान में 5 लाख तक का, आयुष्मान में क्या सीमा को बढ़ाया गया ये जानकारी नहीं, लेकिन जो पैसा है वो हमने आपको बताया। पीएलआई योजना के लिए 6200 करोड़, सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़, ये वो योजनाएं जो सरकार एग्जीक्यूट कर रही है। इसके अलावा देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 6,250 करोड़, जिसमें कहा जा रहा है ना कि 1 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जिनको 300 रुपए तक का बिजली का बिल माफ हो जाएगा। दरअसल वो इसी योजना से फायदा होगा और वो योजना है 6,250 करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए 30,171 करोड़ इस बजट में पेश किए गए और आंकड़ा रखा गया 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की। उसके लिए बजट कितना अलॉट किया गया है वो हमने आपको बताया। और ग्रामीण को और जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए 54,500 करोड़, और ये दोनों आप मिला लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लगभग आप मानकर चलिए 85,000 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए 4,824 करोड़, इसको स्किल के साथ भी आप जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक योजना शुरू हुई गांव को जोड़ने की, सड़क के माध्यम से गांव को जोड़ने की। उसमें जो मोदी 3.0 का पहला बजट है उसमें 19,000 करोड़ रुपए रखा गया। इसके अलावा मिशन वात्सल्य के अंदर 1,472 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और ये दरअसल वो योजनाएं हैं जो सीधे आपसे जुड़ती हैं, जो सीधा आपको फायदा पहुंचाती है। इन्हीं से आपको गरीब तबके को रोजगार मिलेगा मनरेगा के माध्यम से, इन्हीं से आपको चिकित्सा मिलेगी आयुष्मान के माध्यम से, इन्हीं में आपको आवास मिलेगा पीएम आवास के माध्यम से, इन्हीं में आपको स्किल मिलेगी पीएम विश्वकर्मा के नाम से, और इन्हीं के जरिए आपको बाकी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए हमने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर किस योजना के अंदर कितना पैसा डाला गया है, और यह शायद आपको कोई नहीं बताया। अब हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई 0 से 3 लाख रुपए जो कमाएगा उसका 0 टैक्स लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो 7 लाख रुपए कमाएगा उसका भी 0 टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा इसको जरा समझिए। सबसे पहले इस पूरे टैक्स स्लैब को समझिए। क्या कह रहा है टैक्स स्लैब? टैक्स स्लैब कह रहा है कि भाई 0 से 3 लाख रुपए जो कमाएगा उसकी नई दरों में 0 है, उसको कुछ पे नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है 3 से 7 लाख रुपए जो कमाएगा उसको 5% देना है, जो 7 से 10 लाख रुपए कमाएगा उसको 10%, जो 10 से 12 लाख कमाएगा उसको 15%, और जो 12 से 15 लाख कमाएगा उसको 20% का टैक्स स्लैब इन्होंने रखा है। अब जरा इसको समझिए। क्यों समझिए? क्योंकि अगर 3 से 7 लाख रुपए कोई कमा रहा है तो उसको 5% देना है। 3 से 7 लाख का मतलब 4 लाख रुपए, और 4 लाख का 5% मतलब 20,000 रुपए। अब जो टैक्स के अंदर छूट दी गई है वो टैक्स के अंदर छूट 87A के अंदर 25,000 रुपए की दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 20,000 रुपए आप पे टैक्स बनेगा, 25,000 की छूट है और आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए सालाना तक अगर आपकी आमदनी है तो इसको आप 5 मत समझिए, इसको 0 ही समझिए। लेकिन अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए से ज्यादा है, एक बार के लिए मान लीजिए आपकी आमदनी 10 लाख रुपए,
तो फिर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा? उस लिहाज में 3 से 7 के बीच का गैप यानी कि 4 लाख को 5% निकालेंगे तो 20,000 तो फिर आपको ये देना पड़ेगा, फिर आपको ये छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा 3 लाख रुपए पे आपको देने पड़ेगा 10% यानी कि 30,000 रुपए आपका ये हो गया। और इसका मतलब अब आपको 30,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 लाख से नीचे आमदनी है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। अब हम आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। हालांकि बहुत कुछ सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल पर नजर थी, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल ही फैसला ले सकती है। उसके अलावा सस्ता क्या हुआ है जी आपको बताते हैं, जरा देखिए। भाई सोना चांदी थोड़ा सस्ता हो गया है और घरों के अंदर आने वाले वक्त में जब शादियां होंगी तो थोड़ा राहत उनको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्लेटिनम पर जो कस्टम ड्यूटी घटी है वो भी थोड़ी सी राहत है। सबसे बड़ी राहत है कैंसर की दवाओं पर, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। कैंसर की दवाओं पर राहत दी गई है। इसके अलावा मोबाइल चार्जर ये सस्ता हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर किसी के लिए नहीं, जैसे मछली का भोजन, चमड़े की वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल, ये दरअसल वो चीजें हैं जो सस्ती हुई लेकिन सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ती। चमड़े से जुड़ी चीजें हम कहकर चल सकते हैं कि भाई ठीक है, सबकी जिंदगी में लगभग ये होती है। रसायन, पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर प्लेट। लास्ट की दो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो एक्सरे मशीन, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, और सोलर सेट में इसमें भी राहत मिलेगी कि एक तो एक सरकार सब्सिडाइज करती है, दूसरा अगर सोलर सेट सस्ता होगा तो उससे आम आदमी को सोलर लगाने में आसानी होगी। लेकिन महंगा क्या क्या हुआ है यह भी आपको बताते चलते हैं। जरा देखिए महंगा क्या क्या हुआ है। सबसे पहला तो इलाज कराने जा रहे हैं, लैब के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी जांचें महंगी हो सकती हैं क्योंकि लेबोरेटरी के जो केमिकल्स हैं वो महंगे हुए हैं। इसके अलावा सोलर सेट जो सस्ता हुआ है और सोलर ग्लास महंगा हो गया है, यानी कि कान को एक तरफ इधर से पकड़कर राहत दी, पीछे से पकड़कर खींच दिया। इसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वो सस्ते हो गए और ये महंगे हुए और होने चाहिए। महंगे इसलिए क्योंकि प्लास्टिक नो बैन टू प्लास्टिक, इस पॉलिसी के साथ सरकार आगे चल रही है। टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो एक जो चीज है उसको लेकर थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि वो है हवाई सफर। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि भाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवा में सफर करे, हवाई जहाज की यात्रा करे, लेकिन हवाई सफर को महंगा किया गया है। लेकिन एक और चीज, सिगरेट, एक्चुअली ये लग्जरी आइटम्स आते हैं और इसलिए इनको महंगा किया गया। दूसरा, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जो सिगरेट की वजह से कैंसर होते हैं उसके इलाज में सरकार को मोटा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जो पफ लगा रहे हैं वो अभी से अपने आगे बीमारी के इलाज के लिए जो पैसा लगने वाला है वो सरकार को दे, और इसलिए सिगरेट को महंगा किया गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज, क्या वाकई में सरकार के पास इतना पैसा है कि इतनी रियायत दे सके? इससे भी बड़ा सवाल है कि सरकार के पास एक पैसा कहां से, 1 रुपया कहां से आता है और कहां वो खर्च होता है। चलिए ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1 रुपया आता कहां है, उसके बाद जब हम उसका खर्च आपको बताएंगे तो आप यकीन मानिए चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार 1 रुपए को खर्च करती है वो देखना बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले जरा देखिए जो 1% है, ये जो 1% है ये दरअसल जो 1% है ये गैर ऋण पूंजी प्राप्ति से आता है, जो 1%। अब इसमें क्या क्या है? इसमें सरकार की विभिन्न संपत्तियों की बिक्री और अन्य गैर ऋण संबंधी प्राप्तियां शामिल होती हैं, जो ये 4% है। 4% कस्टम से आता है। यह कस्टम ड्यूटी है, यानी कि आयात निर्यात पर लगाए गए शुल्क से सरकार को जो पैसा आता है वो 4 पैसा आता है 1 रुपए के अंदर। इसके अलावा जो 5% है, ये जो 5% है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है।
इससे जितना पैसा आता है वो दरअसल 5 पैसे है, यानी कि 1 रुपया अगर हम कमाई मान ले तो उसमें 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व प्राप्त होता है। गैर कर प्राप्तियां जो है सरकार की वो है दरअसल 9%। इसके अलावा गैर कर प्राप्तियां मतलब सरकारी सेवाएं, लाभांश और अन्य स्रोतों से जो गैर कर राजस्व को आता है वो। इसके अलावा देखिए जो मोटा हिस्सा है 17% वो दरअसल आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। इसके अलावा जो 18% है ये कहां से आता है? जीएसटी से। ये जीएसटी का हिस्सा है जहां से आता है। और जो टैक्स है, आयकर जो है उससे जो हिस्सा आता है वो है दरअसल 19, ये टैक्स से आता है। उधार और अन्य इसके अंदर जो देनदारियां शामिल हैं उससे जो पैसा आता है वो आता है दरअसल 27 पैसे। जो सरकार ने उधार दे रखा है, जो देनदारियां हैं, जब वो वापस आती है उसका जो ब्याज आता है उससे जो पैसा आता है वो है 27 पैसे। अब हम आपको बताते हैं कि पैसा जाता कहां है। देखिए जो 4 पैसे हैं वो जाते हैं पेंशन में। जो पेंशन के अंदर खर्च होता है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी नौकरी कर चुके हैं उनको जो पैसा आता है वो 4% है। 6% जो आता है वो दरअसल आता है सब्सिडी में, यानी कि जहां आपको राहत दी गई है, जहां सरकार एक अतिरिक्त भार को अपने ऊपर ले रही है, सब्सिडाइज चीजों को कर रही है, उसमें 6% पैसा, 6 पैसे जाते हैं। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं पूरे देश भर के अंदर चल रही हैं उसमें पैसा जाता है 8%। इसके अलावा रक्षा, डिफेंस के अंदर जो पैसा जाता है वो जाता है 8%। वहीं वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण ट्रांसफर के अंदर जो पैसा जा रहा है वो पैसा जा रहा है 9%। और यही अन्य जो वे हैं वो भी लगभग 9% है। इसमें विभिन्न अन्य सरकारी खर्च शामिल हैं और वो दरअसल ये है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उस पर 16% पैसा खर्च होता है और वो ये है। इसमें क्या क्या है? इसमें रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर यह खर्च किया जाता है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है दरअसल ब्याज भुगतान, और उस पर एक मोटा अमाउंट खर्च होता है और वो है 19%। आप सोचिए जो खर्चे हैं उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट खर्चा है वो जो कर्जा लिया हुआ है उसका ब्याज चुकाने में जाता है, जबकि राज्यों का कर और शुल्क में जो हिस्सा है वो 21% है और ये स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेकिन सोचिए जरा 19% सिर्फ ब्याज जाता है उस पैसे का जो सरकार कमाकर खर्च कर रही है, और खर्च का 19 पैसा जाता है। अब यह हिसाब आप लगाइएगा कि जो 48,000 करोड़ जो आय और व्यय का वही खाता है उसमें जो सरकार के पास पैसा आ रहा है उसका 19% सिर्फ ब्याज में चला जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बजट पाठशाला में। अब हम आपको 2024 का जो बजट पेश किया गया उसको 24 पॉइंट के जरिए समझाते हैं। जो पहला पॉइंट है तेजी से आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट है टैक्स। नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है जो हम आपको बता रहे हैं। 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें मिलेगा। दूसरा आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर से तेजी से बताते हैं। दरअसल जो सस्ता हुआ है मोबाइल फोन, सोना चांदी सस्ते। सरकार ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें कुछ प्रोडक्ट सस्ते और कुछ प्रोडक्ट महंगे हुए हैं। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है रोजगार। तो रोजगार को जरा समझिए। रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम लाई गई है। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम बी है और एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी का निर्माण किया गया है। लेकिन देश में किस राज्य में बेरोजगारी दर कितनी है इसको जरा एक बार तेजी से देख लीजिए कि रोजगार एक तरफ है और बेरोजगारी दूसरी तरफ है। तो रोजगार से इतर जरा बेरोजगारी देख लीजिए कि इसमें उत्तर प्रदेश में 2.40, बिहार में 3.90, ओडिशा में 3.90 है और मेघालय के अंदर 6% है, नागालैंड में 4.30 है और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो पंजाब में 6.10,
और चंडीगढ़ में 4.00, हरियाणा में 6% के आसपास, गोवा में 9.70, लक्षद्वीप में 11.10, केरल में 7.00, कर्नाटक में 2.40। ये बेरोजगारी दर है। रोजगार को समझने के दो ही तरीके हैं, कितनों को दिए गए या कितने बेरोजगार रह गए। हालांकि बेरोजगारी कम हुई है और बीते कुछ सालों में कम हुई है, लेकिन देश में 2014 से 2024 तक कितनों के पास रोजगार है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि रोजगार देने का जो बात की जा रही है, 2014-15 में जो रोजगार थे वो 47.14 करोड़ थे। अब वो बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत ज्यादा इजाफा आपको 2017-18 तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां 2047 से बढ़कर 2018 तक जो रोजगार है वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास ही सर्जन हुआ है। लेकिन इसके बाद जरा देखिए, 2019 53, फिर 56, फिर 57, फिर 59 और अब 64 करोड़ के आसपास रोजगार है। और जब आप इस पूरे फेज को देखेंगे मोदी इरा के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोटे तौर पर 27 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। और ये बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं। अब आपको बताते हैं कृषि सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया। एग्रीकल्चर के लिए 1,52,00,000 करोड़, किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। किसानों की मांग के बाद भी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। किसान सम्मान निधि की राशि में भी बढ़ोतरी नहीं की गई और यह भी 6,000 रुपए ही रही है। लेकिन युवाओं के लिए क्या किया? 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की सौगात। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप के लिए योजना शुरू होगी। 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए एक मुश्त रोजगार के लिए या इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। मुद्रा ऋण, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मुद्रा लोन की लिमिट को डबल किया गया है। एमएसएमई को अब 10 की जगह 20 लाख तक का लोन मिलेगा। मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन बनाए गए हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए और तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए घोषणा क्या की गई? महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार हॉस्टल बनाएगी। टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए क्या किया गया? नालंदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और सरकार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी और इस दिशा में सरकार काम करेगी। स्टार्टअप्स के लिए क्या है? एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को इससे राहत मिली है। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, लेकिन अब इसमें स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी। एफ&ओ, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, एफ&ओ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी 0.0125 से बढ़ाकर 0.02% हुआ है। ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625 से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। एफ&ओ में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन बिहार में तो बाहर है, क्योंकि केंद्र ने बिहार के बजट में 58,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे दी है। 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नो डेवलपमेंट किया जाएगा। बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि अमरावती को सौगात दी गई है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। यह सीएम चंद्रबाबू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण रखा गया है। कॉरिडोर के निर्माण, बाकी चीजों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय पर कितना खर्च होगा? 4,54,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है और डिफेंस के लिए जो बजट रखा गया है अंतरिम बजट में 6,21,000 करोड़ से 1,67,000 करोड़ रुपए कम है। 1,72,000 करोड़ रुपए कैपिटल एग्जीक्यूशंस के लिए डिफेंस का बजट 28% के आसपास और 92,088 करोड़ रुपए आर्म्स फोर्स के लिए रखा गया है। लेकिन इस बजट को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे
दुनिया के मुकाबले हमारा रक्षा बजट कहां खड़ा हुआ है, इसको हम आपको समझाते हैं। जरा एक बार तेजी से देख लीजिए कि हमारा जो बजट है वो दुनिया के मुकाबले का है। टॉप 10 देशों में अमेरिका का जो है 801 अरब डॉलर का रक्षा बजट है, चीन का जो है 293 अरब डॉलर का रक्षा बजट है और भारत का 76.6 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। और इस मुकाबले में टॉप 3 के अंदर भारत है। इसलिए जो कहते हैं कि डिफेंस में पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता, उनको इस आंकड़े को देखना चाहिए। ऊर्जा सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया है? 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। उत्पादित सोलर एनर्जी सीधे तौर पर घर के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में की जाएगी और उसके बाद ये राहत मिलेगी। और ये गरीब आदमी के लिए जरूरी है। सोचिए अगर उसके घर पर सोलर पैनल लग गया और 300 रुपए तक की बिजली उसको फ्री मिलती है, तो मानकर चलिए उसको बिजली का पैसा देना ही नहीं है। इससे सरकार को फायदा यह हो जाएगा कि जो बिजली की सप्लाई में पैसा लगता है वो बच जाएगा और आम आदमी को फायदा यह हो जाएगा कि बिजली फ्री हो जाएगी। बीपीएल के लिए क्या किया गया? 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश होंगे। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीपीपी मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी किराए के घर डेवलप किए जाएंगे। शेयर बाजार के लिए क्या घोषणा हुई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,25,000। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई। एजुकेशन पर स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। स्टूडेंट को देश भर की संस्थाओं में एडमिशन के लिए यह लोन दिया जाएगा और हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे और लोन अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है, इसको जरा समझिए। और इससे पहले एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि भाई शिक्षा और चिकित्सा में कितनी कटौती बीते कुछ सालों में की गई है। इसको जरा देखिए, जीडीपी का कितना % हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में आएंगे तो 0.6% जो था, उसमें जो बजट आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो स्वास्थ्य का बजट है वो कोरोना काल के दौरान पीक पर गया और उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो एजुकेशन का बजट है वो एजुकेशन का बजट जीडीपी के मुकाबले लगातार कम होता हुआ है और ये बता रहा है कि हम एजुकेशन पर जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और वो लगातार कम हो रहा है। तो क्या वाकई में सरकार का एजुकेशन पर फोकस नहीं है? ये गंभीर सवाल है। दूसरा, क्या हेल्थ सेक्टर पर जो खर्च किया गया उसको रोक दिया गया है? बहरहाल आदिवासी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। योजना के तहत जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे और योजना में 63,000 गांव कवर होंगे और 5 करोड़ आदिवासियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सड़क को लेकर क्या घोषणा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी और इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों में सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर को थोड़ा सा फोकस किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय योजना लाई गई है। इसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर किया गया है। देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना है और इसमें 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा महत्वपूर्ण है। मनरेगा एलोकेशन में बदलाव नहीं किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 86,000 करोड़ के आवंटन का ही प्रस्ताव किया गया है। जो अंतरिम बजट के समान है उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्या एमएसएमई के अंदर चेंज किया गया है? कहा जा रहा है कि एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा। पीपीपी मोड में ई कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इसमें एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट रिटेलर सर्विस की सुविधा मिलेगी। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट अपने बेच सकेंगे। ई कॉमर्स, दरअसल ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को घटाया गया है, बहुत ज्यादा घटाया गया है। 1% घटाकर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी डीलर को यह टैक्स देना होता है। और अंत में बात एनपीएस, क्योंकि ओपीएस बनाम एनपीएस की जंग लगातार चली है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में नाबालिगों को लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा और इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की तरफ से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलेटर एनपीएस में बदल जाएगा।
तो दरअसल ये 2024 के मोदी 3.0 की वो 24 घोषणाएं जिनके इर्द गिर्द ये बजट टिका हुआ था, लेकिन शिक्षा में बजट जीडीपी के मुकाबले कम हुआ है। चिकित्सा में बजट जीडीपी के मुकाबले लगभग बराबर रहा है। उसके पीछे का एक और कारण हो सकता है। सरकार के ऊपर कर्ज कितना है जल्दी से देखिए, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। 2004 में सरकार के ऊपर जो कर्ज था वो 17 लाख करोड़ के आसपास का था। 2009 में 31 लाख करोड़, 2014 में 55 लाख करोड़, 2019 में 90 लाख करोड़ और सितंबर 2023 तक 161 लाख करोड़ का कर्जा भारत सरकार के पास है। और इसी का वो 19 पैसा जाता है। जो हमने कहा ना कि जो 1 रुपया कमाया जाता है उसमें जो सबसे ज्यादा खर्च होता है वो दूसरे नंबर पर ब्याज में होता है। वो 161 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है जिसका 19 पैसा कितना होता है आप कैलकुलेट कीजिए, वो सिर्फ ब्याज में जाता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।